नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 मेले में आपका स्वागत है। हम आज एक नया विषय शिक्षण शास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं। पहले जो सब्जेक्ट था कंपल्सरी सब्जेक्ट चल रहा था समावेशी निर्माण या समावेशी शिक्षा का निर्माण। आज से हम एक नया सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो शिक्षण शास्त्र प्रत्येक बालक के अपने विषय जो ग्रेजुएशन के विषय या स्नातकोत्तर एमए के विषय के आधार पर चुना जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार जो शिक्षण विषय लेते हैं और बीएड के अंदर 2 शिक्षण विषय होते हैं। तो इसके अंदर बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर एक विषय और एक बीएड सेकेंड ईयर के अंदर द्वितीय वर्ष में एक शिक्षण विषय होता है। तो जिन प्रशिक्षणार्थियों का द्वितीय वर्ष में पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस स्टडी या सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र विषय है, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक है। तो इसके कारण आज हम शिक्षण शास्त्र का महत्व के बारे में देखें। तो शिक्षण शास्त्र क्या महत्व है। 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको बीएड में करवाए जाते हैं। तो क्यों करवाए जाते हैं? इसका अर्थ है कि आपको अपनी योग्यता के अनुसार 2 विषयों में पारंगत होना है, जो आपको स्कूल शिक्षा के अंदर पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने हैं। तो जो आपने पहले मैंने बताया कि शिक्षण विषय बीए लेवल पे और एमए लेवल के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो बीएससी करें तो बीएससी और एमएससी के आधार पर, बीकॉम में तो बीकॉम के आधार पर या एमकॉम के आधार पर। तो अलग अलग बालकों के अलग अलग विषय हो सकते हैं। इसमें कुछ बालक ऐसे होंगे जिसके अंदर एसएसटी विषय है, किसी का सिविक्स है, किसी का राजनीतिक ज्ञान बन रहा है, तो इस प्रकार सिविक्स बन जाएगा। और वो चीज़ें आपने पहले समझ ली है फर्स्ट ईयर में कि किस प्रकार से कौन से विषय किस प्रकार से बनते हैं। और जो हालांकि पेडागोगी जो सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र के विषय हैं वो एक ही होता है, सिलेबस एक ही होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में लो चाहे सेकेंड ईयर में लो। बस आपका चूज करने का जो ईयर है वो प्रभावित करता है कि आपने कौन सी ईयर में कौन सा सब्जेक्ट चुना है। तो यदि आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी है तो इस समय एसएसटी है, जहाँ सामाजिक शिक्षा शास्त्र है, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके जो विषय लगाए जाते हैं तो क्यों लगाए जाते हैं। सामाजिक शिक्षा शास्त्र या भूगोल है। हालांकि आपने भूगोल पढ़ रखा है, समाज विज्ञान में आप बीकॉम बीए हो, एमए हो सकती है आपके अंदर जियोग्राफी में। तो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि आपको इन विषयों के अंदर पारंगत कर देना, पूर्ण कर देना कि आपके इस विषय का क्या महत्व है, आप क्यों पढ़ा रहे हो और आपके बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है। यानी कि आपको प्रशिक्षण देना है कि बच्चों को जो सब्जेक्ट है आपने वाला किस तरह से पढ़ाना है, कौन कौन से गुण हैं जो इस सब्जेक्ट के होते हैं जो आगे आपके बच्चों के अंदर विकसित करने हैं, बच्चों के अंदर उसका विकास करना है। तो यदि आपके अंदर ये गुण पता, आपको अपने विषय का महत्व पता चल जाएगा, पता चल जाएगी, तो ही आप आगे बच्चों को उसके बारे में बता पाओगे। तो सामाजिक शिक्षण शास्त्र के विषय समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसके प्रकार से सामाजिक की सारी क्रियाएं इसके अंदर आती हैं। तो हमने देखा है कि सामाजिक का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है कि सामाजिक के अंदर अर्थशास्त्र भी आ जाता है, जियोग्राफी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटिकल आ जाती है, ठीक है, दर्शन शास्त्र का पार्ट भी आ जाता है, मनोविज्ञान का पार्ट भी आ जाता है। तो हालांकि इसका जो सभी विषयों से मिला जुला है जो वो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा होती है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन है जो समाज का अध्ययन करता है। तो समाज में मानव रहता है, तो समाज में रहकर जितनी भी क्रियाकलाप करता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने मेन ये देखा है कि उसके अंदर आपको उनके उद्देश्यों के आधार पर आपके अंदर वो गुण विकसित करने हैं। आपके टीचर सामाजिक अध्ययन टीचर होने के नाते आपके अंदर वो गुण विकसित करने हैं, जिसके अंदर कि आप आगे जाकर के स्कूली शिक्षा के अंदर आप बच्चों को शिक्षित कर सको अपने सब्जेक्ट
की इम्पोर्टेंस बता सकूँ। इसके अंदर आपको सामाजिक अध्ययन के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं, किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के अंदर आपको कौन से पाठ्यक्रम के तहत या किस प्रकार का पाठ्यक्रम होता है जिसके तहत आपको बच्चों को आगे जा करके पढ़ाना है, किस प्रकार के गुण विकसित करने हैं बच्चों के अंदर। क्योंकि यदि आपको अपने विषय के गुण पता होंगे, आप उसके अंदर प्रशिक्षित होंगे, ट्रेन होंगे, तभी आगे आप बच्चों को वो गुण आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, बता सकते हो। इस कारण से वो क्या है, आप इन बच्चों को आगे इन गुणों के आधार पर आगे लेके जाओगे और बच्चों के अंदर उस प्रकार के गुण विकसित करोगे। तो सामाजिक शिक्षण शास्त्र का वो किसी भी प्रकार का शिक्षण शास्त्र हो, उसके अंदर अपने विषय के गुण और उसके अंदर क्या महत्व है, आपको उस सब्जेक्ट के अंदर ट्रेन करना, जिससे कि आप आगे जाकर के विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ा सको। ये इसका मेन उद्देश्य होता है, चाहे वो कोई भी शिक्षण शास्त्र विषय है, जिसके अंदर वो पाठ्यक्रम आ जाएगा। आपको प्लानिंग कैसे करनी है, आपको वार्षिक योजना कैसे बनानी है, आपको दैनिक पाठ योजना कैसे बनानी है, आपको इकाई योजना कैसे बनानी है, इस प्रकार से यानी पूरे प्लान के साथ आप किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाओगे। क्योंकि वार्षिक योजना के बाद में इकाई योजना है, तो इकाई योजना के बाद में दैनिक पाठ योजना है, तो वार्षिक योजना के बाद में उन वार्षिक योजना के तहत इकाई पूरे सिलेबस को इकाइयों में बांटा जाएगा। इकाइयों में बांटने के बाद फिर उस इकाइयों को आप उस डे के अंदर बांटोगे, वर्गीकृत करोगे कि प्रत्येक डे के अंदर कितना सिलेबस करवाया जाए और कौन सी दैनिक पाठ योजना बनाई जाए। दैनिक पाठ योजना को आप प्री प्लान करके लाओगे कि बच्चों को किस प्रकार से उस विषय के बारे में जानकारी देनी है। तो एक प्री प्लान ही दैनिक पाठ योजना होती है कि आप एक टीचर है, एक शिक्षक है, अपने पढ़ाए जाने वाले विषय को पूर्व में तैयार करके लाता है कि आपको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, इस पढ़ाते वक्त कौन कौन सी समस्या आएंगी जिसका हमें समाधान करना है। तो सारा एक प्री प्लान होता है वो दैनिक पाठ योजना के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका संक्षिप्त रूप से सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि द्वितीय वर्ष वाले तो इसके शिक्षा शास्त्र के महत्व को समझ गए होंगे कि क्या होता है, चाहे उसने कोई भी शिक्षा शास्त्र का विषय लिया हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पहले राजनीतिक विज्ञान था, सिविक्स था, चाहे वो उसके अंदर जियोग्राफी में थे। इस प्रकार से एक कॉमन रूप से जो शिक्षा शास्त्र का महत्व होता है वो पता चल गया होगा। लेकिन वर्तमान में जो सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका सिलेबस डिवाइड किया गया। तो आपको पता है कि इसके अंदर गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, हमारा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, इसने 5 यूनिट के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, विभाजित किया हुआ है। तो पहले यूनिट है वो सामाजिक अध्ययन के नेचर से संबंधित है, स्कोप से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसके अंदर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा आएगी, उसकी अर्थ आएगा, उसकी प्रकृति आएगी, उसकी स्कोप आएगा, यानी कि उसका क्षेत्र क्या है, किस किस क्षेत्र के अंदर इसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विज्ञान में किस अध्ययन के अंदर किस क्षेत्र के अंदर कितना एरिया उसके अंदर अध्ययन के रूप में आता है। स्कोप क्या है, प्रकृति कैसी है, सामाजिक विज्ञान किस प्रकार का प्रकृति का विज्ञान है, या फिर उस कला है, या फिर आप इसको अपने भौतिक विज्ञान के अंदर ले सकते हैं, जीव विज्ञान के अंदर ले सकते हैं। इस प्रकार की बातें इसके अंदर नेचर के अंदर आएगी। फिर इसकी संकल्पनाएं आएंगी, संकल्पनाओं के अंदर हम क्या किस प्रकार की बातें कर सकते हैं। तो संकल्पनाओं के अंदर हम सामाजिक संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिक संबंध है वो जाल के रूप में है। तो सामाजिक संबंधों को क्या है समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके भौतिक वातावरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि समाज में रहेगा कि व्यक्ति मानव के साथ भी संपर्क में आएगा, मानवीय संबंध भी बनेंगे उसके, और उसके प्रकृति के साथ भी संबंध बनेंगे। प्रकृति का भी वो प्रयोग करेगा और प्रकृति को भी कुछ अपने जो विकास के रूप में लाभ देगा, तो वो मानव के रूप में भी संबंध करेगा, भौतिक रूप से भी करेगा। इस प्रकार से किस प्रकार से समाज में रहकर के मानव भौतिक और सामाजिक रूप से अध्ययन करता है। तो ये इस कल्पना के रूप में आता है कि मानव समाज में रहता है, समाज के सभी अंगों का वो उपयोग करता है। तो सामाजिक रूप से वो आर्थिक क्रिया भी करेगा, वो राजनीतिक क्रिया भी करेगा, वो इतिहास के आधार पर भी अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, इतिहास का भी अवलोकन करेगा। पहले इस प्रकार का ये स्थिति थी, इस प्रकार से ये स्थिति अब वो स्थिति बनेगी, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो इतिहास का अवलोकन करते हुए वर्तमान को देखेगा और भविष्य को भी देखेगा। तो इस प्रकार से वो ऐतिहासिक स्थिति का भी अध्ययन करेगा
दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करेगा कि दार्शनिक पुरुषों का, महापुरुषों का जो भी उसके विचार है उनको भी अपने जीवन में लाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान के अंदर क्या है, विकास करेगा, अपने अंदर विकास करेगा। इस प्रकार की बातें इसके अंदर आएगी। और इसमें ज्ञान का क्षेत्र के रूप में भी अध्ययन करेगा, आर्थियोलॉजी, नीति शास्त्र के अध्ययन करेगा। ठीक है, मानव शास्त्र का अध्ययन करेगा। इस प्रकार से क्षेत्रीय स्तर की समस्या उसका अध्ययन करना है, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। जैसे कि आज अपने कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसके कारण हर प्रयास का मानव पर उसने प्रभाव डाला है, तो मानव उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। एक मानव दूसरे मानव की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। तो वो इस प्रकार से वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, सबके बारे में एक सामाजिक अध्ययन के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर अवधारणा के बारे में देखेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे, और इसके जो क्षेत्र हैं, किस प्रकार के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। इसका महत्व क्या है ये भी देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है, किस प्रकार की इम्पोर्टेंस है इसके अंदर। ये पहले यूनिट का इसके अंदर। और सामाजिक अध्ययन आपने देखा कि स्कूल में कई विषय होते हैं, स्कूल के अंदर कई विषय होते हैं, विषयों के अंदर आपस में सहसंबंध पाया जाता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का भूगोल से भी संबंध है, सामाजिक विज्ञान का इतिहास से भी संबंध है, सामाजिक विज्ञान का क्या है, उसके अंदर राजनीति शास्त्र से भी संबंध है, मानव शास्त्र से संबंध है। इस प्रकार से कुछ भाग सामाजिक, जब हिंदी पढ़ाते हैं तो सामाजिकता के आधार पर, उसमें कुछ लेसन सामाजिकता के आधार पर आते हैं। और यदि हिंदी के कुछ लेसन हैं जो हिंदी के आधार पर, जो भी अपने हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, उनको हम सामाजिकता के आधार पर लेते हैं। तो इस प्रकार से कई विषयों का आपस में अंतर्संबंध पाया जाता है। वो एक अंत्य संबंध के बारे में सामाजिक विज्ञान का स्कूल के अन्य विषयों से सहसंबंध भी देखेंगे। तो मेन रूप से जो पहली यूनिट रहेगी वो है सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र, उसका महत्व, उसकी अन्य विषयों से सहसंबंध। और इसका जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके अंदर, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का हर लेवल पर अलग अलग उद्देश्य हो जाते हैं। क्योंकि प्राइमरी लेवल है तो उसको मैं अपने पर्यावरण अध्ययन बोल देते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंदर उसके थोड़ा बहुत बालक को जानने का प्रयास करता है कि बालक जी पर्यावरण है, चारों तरफ का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंदर इस प्रकार के जो पर्यावरण अध्ययन के अंदर कुछ विज्ञान के टॉपिक जो यानी कि सामान्य सी जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका लेवल अप होता जाता है, टॉपिक गहराई तक आते जाते हैं, उसके अंदर राष्ट्रता का विकास होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर सामाजिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के जो मेन उद्देश्य हैं, इस प्रकार से लेवल बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से उसके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। इस प्रकार से हम माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर इसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार के। तो इसमें हमने उद्देश्य विभिन्न स्तर पर, मिडिल स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर और हाई सेकेंडरी यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर भी हम इसके अलग अलग जो स्तर है उसके आधार पर इसके उद्देश्य देखेंगे। तो ये एक नंबर यूनिट हो जाएगी। तो एक नंबर यूनिट के अंदर आपके अवधारणा, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, अन्य विषयों से सहसंबंध और इसके अंदर विभिन्न लेवल पर, विभिन्न स्तर पर क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो यूनिट है वो कैरिकुलम से संबंधित है, पाठ्यचर्या से संबंधित है, प्लानिंग से संबंधित है। और इसके अंदर हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य देखेंगे, पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या होती है। देखो कैरिकुलम में तो पाठ्यचर्या कह सकते हैं इसको, क्योंकि पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है। पाठ्यचर्या सिलेबस एक सीमित शब्द होता है, तो पाठ्यचर्या इसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का पाठ्यचर्या होना चाहिए, किस प्रकार की पाठ्यक्रम होना चाहिए और किस प्रकार की गतिविधियाँ इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, जिससे कि बालक का सामाजिक विकास हो, बालक समाज में रहकर के विकास करे। क्योंकि समाज के अंदर भावनात्मक रूप से जुड़ेगा, समाज के अंदर सकारात्मक जो दृष्टिकोण पैदा होगा तो समाज के अंदर अपना विकास अच्छी तरह से कर पाएगा। सामाजिकता का विकास करने के लिए ही सामाजिक अध्ययन का किया जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है तो विज्ञान का
अध्ययन करते हैं कि थोड़ा बहुत उसको वैज्ञानिक भी होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकता के साथ साथ उसको सामाजिकता का भी ज्ञान हो, तो किस प्रकार से बड़ों से बातचीत करनी है, किस प्रकार समाज में रहना है, किस प्रकार से जाति में रहना है, किस प्रकार से दूसरों के कर्तव्यों को दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखना है, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें सामाजिकता के अंदर आती है। किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जरूरी है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया क्यों नहीं करनी चाहिए जो सामाजिकता के द्वारा उचित नहीं है, क्योंकि आर्थिक क्रिया भी अपने सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार की हो जाती है। जब सामाजिकता का ज्ञान होगा तो उसको सही और गलत का पता चलेगा, उसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण का पता चलेगा और वो सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ेगा। इसके कारण की सामाजिकता का ज्ञान आवश्यक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर हम करेंगे। फिर इसकी विशेषताएं करेंगे, उसके अंदर सेकेंडरी लेवल तक माध्यमिक लेवल के रूप में इसका मूल्यांकन करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार का होना चाहिए। इसका मूल्यांकन भी इसके अंदर जो यूनिट नंबर 2 के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तीसरी बात है, इसके अंदर हम लेसन प्लानिंग के बारे में, लेसन प्लानिंग क्या होती है, दैनिक पाठ योजना है। तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर दैनिक पाठ योजना बनाई है, चाहे किसी भी लेसन की है, चाहे किसी भी शिक्षण विषय की है, लेकिन उसके अंदर आपने दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया है। तो उसके अंदर आपने दैनिक पाठ योजना में आप एक दिन का एक लेसन 30 या 35 मिनट का लेसन होता है, उसके उद्देश्य निर्धारित करते हो, उसके विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हो, और इसके अंदर आप उसकी प्रस्तावना वगैरह और उसकी प्री प्लानिंग करते हो, जिसके कारण कि उसका आप उस क्लास के अंदर उसकी व्याख्यान दे सको, उसको उस बच्चों को समझा सको। तो दैनिक पाठ योजना के बारे में हम देखेंगे, दैनिक पाठ योजना की विशेषता, उसके उद्देश्य देखेंगे, क्यों दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है, इसकी क्या महत्व है। उसके बाद में हम इसके बारे में इस आगे अपने दैनिक पाठ योजना का प्लान कैसे करते हैं, इकाई योजना क्या है, वार्षिक योजना क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन करें। तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पाठ्यचर्या की विशेषताएं, और इसके अंदर सेकेंडरी लेवल का जो पाठ्यचर्या उसकी किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, इसका किस प्रकार का जो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है कि उसका मूल्यांकन करना है, सूक्ष्म मूल्यांकन करना है, क्रिटिकल मूल्यांकन करना है कि उसमें कितनी दोष और कौन से गुण हैं। उसके बाद हमने लेसन प्लान के बारे में देखा था कि लेसन प्लान बनाना है तो दैनिक पाठ योजना है, लेसन प्लान है, पाठ योजना है, उसके क्या अवधारणा है और किस प्रकार के उद्देश्य हैं, कौन से उद्देश्य को पूरा करती है लेसन प्लान, उसके क्या सामान्य उद्देश्य है, क्या विशिष्ट उद्देश्य है, किस प्रकार से पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद प्लानिंग कैसे करनी है योजना की, दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनानी है, कौन कौन सी चीज़ों का उस पर ध्यान रखना है, उस पर बच्चों के पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना है, उनके अंत्य क्रिया का ध्यान रखना है, बच्चों को अवलोकन करते हुए चलना है, बच्चों को भी अंत्य क्रिया के आधार पर चलना है, बच्चों को पुनर्वलन देना है, ये सारी चीज़ें उस पाठ योजना के अंदर आएंगी। फिर इसके अंदर यूनिट प्लान देखेंगे, इकाई योजना कैसे बनानी है, कौन से टॉपिक की इकाई में बना करके उसको समयबद्ध रूप समय के अनुसार करवाया जाए, समयबद्ध रूप से करवाया जाए, और उसके आधार पर फिर ईयरली लेसन प्लान भी बनेगा, वार्षिक पाठ योजना बनेगी या वार्षिक योजना बनेगी, जिसमें कि पूरे सिलेबस को हर मंथ और डे वाइज क्या है उसमें डिवाइड किया जाएगा, मंथ वाइज किया जाएगा, इस मंथ के अंदर इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, उसके अंदर इकाई योजना वार्षिक योजना का निर्माण किया जाएगा। फिर उसके अंदर प्लानिंग के अंदर सामाजिक ज्ञान की बुक्स के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, सामाजिक ज्ञान की बुक्स किस प्रकार के होनी चाहिए, पुस्तक में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, किस प्रकार के बातों का उसके अंदर ध्यान रखा जाना चाहिए, बच्चों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो, किताबों के अंदर ज़्यादा अशुद्धियाँ न हो, ठीक है, इस प्रकार की बातें इसके अंदर अपने देखेंगे। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक इसका आता है कि जिसके अंदर एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए, वो अपने व्यावसायिक विकास किस प्रकार से करे ताकि वो सामाजिक अध्ययन का एक अच्छा टीचर बन सके, उसके अंदर कौन कौन से सामान्य गुण होने चाहिए, कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए, जिससे कि वो एक सामाजिक अध्ययन का टीचर कहला सके, सामाजिक अध्ययन के सभी गुणों का उसके अंदर विकसित हो सके। इस प्रकार से हम एक सामाजिक अध्ययन टीचर की विशेषताएं उसकी भूमिका के बारे में भी देखेंगे 2 नंबर यूनिट के अंदर।
3 जो नंबर यूनिट है उसके अंदर हम शिक्षण विधियाँ और उपागम के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। आपने सुना हुआ शिक्षण विधियाँ प्राचीन काल से ही आ रही हैं। पहले क्या है, ऋषि मुनि थे, वो प्रवचन देते थे और बच्चे उसको वैसे का वैसा सुन लेते थे, उसको कंठस्थ कर लेते थे। कंठस्थ करने का मतलब जैसे बोला गुरुजी ने वैसे इसको सुन करके कंठस्थ कर लिया और वैसे वैसे आगे वो बढ़ता गया। तो उस प्रकार से कंठस्थ विधि या व्याख्यान विधि जरूर उसको ले सकते हो। फिर उसके बाद में अपने धीरे धीरे विकास हुआ और बुक्स वगैरह आई तो हमने कहानी भी लिखी या फिर अपने पुस्तक विधि के माध्यम से भी हम क्या है इसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम नई आधुनिक जो विधियाँ आई हैं, वो समाजगत विधि है, परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, समस्या समाधान विधि है। तो इस प्रकार की विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें कौन कौन से उपागम होने चाहिए, कौन कौन से किस किस मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए, और इसके बारे में भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर हम लगभग 5 विधियों का अध्ययन करेंगे। व्याख्यान विधि का, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का, और नंबर 3 है स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी विधि का, प्रोजेक्ट मेथड का, परियोजना विधि का, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान विधि का भी इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये 5 विधियों का अध्ययन हमने समाज विज्ञान के सिलेबस के अंदर दे रखा है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद एक विधि फील्ड ट्रिप आती है, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण आता है कि बच्चे को जब समाज विज्ञान का विषय तो आप लोकल वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, उसका भ्रमण करवाएंगे तो उन वस्तुओं के बारे में जान सके। जैसे पंचायत घर का लोकल करवा दिया, यदि पंचायत घर का पाठ्यक्रम के अंदर बुक्स के अंदर सिलेबस है वो पाठ है तो हम पाठ्यक्रम उसके अंदर पंचायत घर का बैंक का भ्रमण करवा दिया। इसी प्रकार से खेत का भ्रमण करवा दिया, जिससे कि उसको भौतिक या खेती के बारे में ज्ञान हो सके। तो क्षेत्रीय भ्रमण भी एक प्रकार से एक विधि है, मेथड है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन करवाना, फिर रोल प्लेइंग भूमिका का निर्वाह करवाना, जिसके कारण क्या है बच्चा उस रोल के माध्यम से बच्चा सीख सकता है कि जैसे कोई नाटक है तो नाटक में उसको रोल की भूमिका दे दी, तो रोल की भूमिका के माध्यम से खेलते खेलते क्या है अपना ज्ञान प्राप्त कर लेगा। एक तो नाटक के माध्यम से अपने अंदर उसको रोल प्ले भी करेगा, साथ में ज्ञान प्राप्त भी करेगा, साथ में उसका मनोरंजन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस मेथड के अंदर ही आती हैं। इस प्रकार से ये उपागम है, अप्रोच है और इसके अंदर मेथड है। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो भूमिका निर्वाह हो गया, मस्तिष्क निवेदन हो गया, क्षेत्रीय भ्रमण हो गया। उसके बाद में व्याख्यान विधि है, जिस 5 विधियाँ हैं जो मेन विधियाँ हैं सामाजिक दैनिक शिक्षण विधियाँ हैं, जिसके अंदर व्याख्यान विधि है, समाजगत अभिव्यक्ति विधि है, समाज में किस प्रकार से व्यक्त करना है। बच्चे एक समूह में बैठ करके जब किसी समस्या का समाधान करते हैं तो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि कहलाता है। तो कहानी विधि होगी, कहानी के माध्यम से बच्चों छोटे बच्चों को कहानी की विधि से पढ़ाया जाता है। परियोजना विधि है, जिससे बच्चा स्वयं करके देखता है, वो अपने आगे विधि के अंदर पढ़ेंगे। समस्या समाधान की बालकों को ग्रुप में बिठा कर समस्या दे दी जाती है, फिर उस समस्या का वो बच्चे स्वयं समाधान करते हैं। तो उसमें समस्या समाधान विधि के बारे में। फिर क्षेत्रीय भ्रमण हो गया, मस्तिष्क उद्वेलन हो गया, भूमिका निर्वाह हो गई। इस प्रकार की विधियों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद अधिगम संसाधन है। अधिगम संसाधन के अंदर जो शिक्षण कार्यक्रम आने में जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर सामाजिक ज्ञान की लैब है, प्रयोगशाला है। अब जब साइंस के अंदर प्रयोगशाला है, लेकिन आपने सामाजिक ज्ञान के अंदर भी प्रयोगशाला होती है, जिसके अंदर एक कमरा है, रूम है, जिसके अंदर पूरे मैप है या कुछ इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो देखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से एक लैब पूरी तरह से सजी होनी चाहिए, जिस प्रकार से वो क्या है वो इसके अंदर ज्ञान कर सके। उसके बाद में मास मीडिया है, संचार माध्यम है, टेक्निक है। उसके बाद में सोशल स्टडी टीचिंग सब्जेक्ट है, जो इसके अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है, कंप्यूटर के बारे में किस प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और रिसोर्स मटेरियल के अंदर अपने इसके अंदर जो लोकल के जो स्रोत हैं उनके माध्यम से ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो लोकल के जो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा या लोकल के जो उपकरण हैं, लोकल की सामाजिकता के बारे में, समाज से लोकल जो चीज़ें हैं वहाँ के आसपास की वस्तु हैं उनसे हम किस प्रकार से सामाजिक ज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार की बातों का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। इसके बाद में जो लास्ट यूनिट है वो है सामाजिक ज्ञान का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंदर हम मूल्यांकन करते हैं किसी के बारे में, किस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है।
और उसकी अवधारणा क्या है मूल्यांकन की, और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। बच्चा शिक्षण सामाजिक अध्ययन कर रहा है तो बच्चे का मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के उपकरण होने चाहिए, कौन कौन सी विधियाँ होनी चाहिए, किस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण विधि है, यहाँ पे बच्चे को किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाया, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, उस बारे में मूल्यांकन के आधार पर हम उसको देखेंगे। मूल्यांकन के आधार पर ही हम उसकी कौन कौन से विधियों का उपयोग करेंगे, कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पत्र होने चाहिए उसके अंदर, किस प्रकार की समस्या है, समस्या के आधार पर उसमें उस मौखिक मूल्यांकन हो सकता है, उस लिखित मूल्यांकन हो सकता है, निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं, छोटे प्रश्न हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार की बातें हैं वो शिक्षण शास्त्र के अंदर मूल्यांकन के अंदर अपना इसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके अंदर हम उपलब्धि निष्पत्ति है, उपलब्धि किस प्रकार की उपलब्धि उसने प्राप्त की है, उसका जो टेस्ट लेना है वो किस आधार पर लेना है, वो मूल्यांकन के अंदर ही रहेगा। फिर उसके अंदर क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, वन लाइनर भी होते हैं, रिक्त स्थान वाले भी होते हैं, और इसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लघुतात्मक प्रश्न बोलते हैं, फिर निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है उसके बारे में, टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं, लघुतात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं, इस पर बारे में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर एक ब्लूप्रिंट होता है कि एक पाठ्यक्रम का जो भी विषय होता है उसका ब्लूप्रिंट बना होता है, किस इकाई में कितने प्रश्न आएंगे, उसके एक प्रश्न का कौन से प्रश्न में किस प्रकार का उद्देश्य समाहित है, ज्ञानात्मक है, अवबोध है, या फिर उसके अंदर क्वेश्चन निहित है। इस प्रकार की बातों का ब्लूप्रिंट के अंदर वर्णन होता है। तो ब्लूप्रिंट जैसे निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर अंकों के आधार पर देखा जाता है, उद्देश्यों के आधार पर भी देखा जाता है, और इकाई के आधार पर भी देखा जाता है कि किस इकाई को कितना अंकवार देना है। तो ब्लूप्रिंट का भी इसके अंदर देखेंगे, नीति पत्र जिसको हमने कहते हैं। फिर उसके अंदर नीति पत्र के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमने इसको मॉडल पत्र का है जो संक्षिप्त रूप से एक सिलेबस देखा है कि इकाइयों के अंदर किस प्रकार से डिवाइड किया है। तो पहले जो इकाई है वो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा के बारे में, प्रकृति के बारे में, महत्व के बारे में है, और इसके अंदर अपने इसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे कि किस स्तर पर कौन सा महत्व, किस स्तर पर, किस लेवल के आधार पर किस प्रकार के उद्देश्य इसके अंदर होने चाहिए। फिर पाठ्यचर्या क्या है, इसका क्या महत्व है, कौन कौन सी योजनाएं बनती हैं इसके बारे में देखेंगे। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं और किस प्रकार के कदम अपनाए जाने चाहिए, अप्रोच इसके अंदर लागू करनी चाहिए। अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं जो शिक्षण ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम आते हैं, जिससे कि बालक को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है, वो पढ़ने के लिए आगे रुचिपूर्ण रूप से रुचि लेता है पढ़ने में, अधिगम संसाधन होते हैं। और इसके अंदर फिर अपने शिक्षण विधियों का शिक्षण का जो मूल्यांकन करना है वो किस प्रकार से करना है, उसके कितने प्रकार है मूल्यांकन के, किस प्रकार के कौन सी विधि से मूल्यांकन किया जाए, इस प्रकार से हम इसका सिलेबस देखते हैं। कल से हम इसको एक टॉपिक वाइज, क्रम वाइज अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले हम अवधारणा, अर्थ के बारे में देखेंगे, उसकी संकल्पनाओं के बारे में देखेंगे, इनमें संकल्पनाएं क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।